दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम वीर सिंह जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। मैं पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा हूँ और अब तो ये रास्ते मेरे लिए नए नहीं रहे। उस रात भी बस एक और सफ़र था। NH-31 के लंबे हाईवे पर मुझे पटना से जलपाईगुड़ी जाना था। ट्रक में सामान ज़्यादा नहीं था और रास्ता भी ज़्यादातर खाली था, पर NH-31 की वो रात मेरे जीवन की सबसे लंबी और सबसे डरावनी रात बन गई। दिसंबर की सर्दियाँ थी। तब रात के करीब 9:30 बज रहे थे जब मैं किशनगंज पार करने की ओर था। NH-31 पर वो हिस्सा जो चाय बगाना और जंगलों के पास से होकर गुजरता है, वो हमेशा थोड़ा सुनसान रहता है। मगर उस दिन बात तो कुछ और ही थी। वहाँ मैंने ठंड के कारण एक ढाबे पर रुककर अदरक वाली चाय ली और फिर से ट्रक पर चढ़कर अपने सफ़र पर चल पड़ा। आसमान साफ था, मगर कोहरे की परतों ने उसे ढक ली थी। जंगल के काले साए सड़क पर फैलने लगे थे और वहाँ की हवा में ठंड के साथ कुछ नमी भी थी। मगर असली कहानी तो 1 बजे के बाद शुरू हुई। उस रात करीब 1 बजे मैं पूरी तरह एक सुनसान इलाके में जा पहुँचा, जहाँ सड़कें बिल्कुल खाली थी और सामने दूर दूर तक किसी गाड़ी की कोई हेडलाइट्स मुझे नहीं दिख रही थी। उसी बीच मेरे ट्रक के हेडलाइट के सामने मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। उसने सफ़ेद कमीज़ और गहरे भूरे रंग के पैंट पहनी थी और वो किसी कारण से सर नीचे झुकाए हुए एकदम स्थिर खड़ा था। जो मुझे वहाँ से गुजरता देखकर मुझे अचानक हाथ दिखाने लगा। इसलिए मुझे लगा कि शायद उसे लिफ्ट की ज़रूरत है। इसलिए मैंने अपने ट्रक को उस आदमी के थोड़ा आगे जाकर रोका और रियरव्यू मिरर में देखा कि वो आदमी धीरे धीरे चलकर मेरी ओर आ रहा है, पर उसकी चाल बहुत ही अजीब थी। उसने अभी तक अपना गर्दन नहीं उठाया था और फिर वो ऐसे ही चुपचाप दरवाज़ा खोलकर ट्रक पर चढ़ा और मेरे बगल में बैठ गया। पर तब भी मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि ट्रक के कैबिन में रोशनी बहुत ही कम थी। वहाँ सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की चमक थी। खैर, वहाँ मैंने ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है, और उसने धीमी आवाज़ में कहा, आगे कुछ दूरी पर एक मोड़ है, उसे वहीं जाना है। उसकी आवाज़ में कोई भाव नहीं था। वो जितना भी बोल रहा था वो सब भावहीन था। खैर, तब तक मुझे यही लग रहा था कि वो मोड़ शायद ज़्यादा दूर नहीं होगा, इसलिए मैं ज़्यादा ना सोचते हुए ट्रक को फिर से स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। पर मैं गलत था, जिसका अंदाज़ा मुझे बाद में जाकर धीरे धीरे होने लगा। NH-31 की उस रात जब वो आदमी चढ़ा और मैंने पहली बार उसे देखा, या यूँ कहूँ ठीक से नहीं देख पाया, तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो मेरे बगल में बैठा था, पर ट्रक के कैबिन की हल्की पीली रोशनी उसके चेहरे तक नहीं पहुँच रही थी। मैंने कई बार उसके तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ एक धुंधला सा साया ही नजर आया, मानो उसने जानबूझकर अपने चेहरे को अंधेरे में छिपा रखा हो, क्योंकि उस आदमी ने तिरछा होकर अपना सिर उस हिस्से में कर रखा था जहां अंधेरा था। पर फिर उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया जब मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उस मिरर में उसका चेहरा तो झलक रहा था, पर जब मैंने उसे देखा मेरी रूह तक कांप उठी, क्योंकि जो आदमी एकदम चुपचाप एक कोने में अपना मुंह छुपाए बैठा था, उस आईने में उसका प्रतिबिंब मुझे कुछ और ही दिख रहा था। उस आईने में मैंने देखा कि वो मुझे ही घूर रहा है। उसका चेहरे पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया,
पर उसकी आंखें वो एकदम अंगारे की तरह लाल थी जो मुझे ही घूर रही थी। ये देखकर मुझे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने गर्दन घुमाकर फिर से उसकी ओर देखा, पर वो शख्स तो पहले के तरह ही अंधेरे में अपना मुंह छुपाए बैठा था। पर जब दोबारा मैंने उस रियर व्यू मिरर में देखा तो वहां वही लाल आंखों वाला शख्स था जो मुझे घूर रहा था। उन खौफनाक आंखों को देखकर मेरे मन में डर की लहरें उठने लगी। ट्रक की खिड़की से बाहर देखा तो बाहर घना जंगल शुरू हो चुका था और सड़क वो तो अब भी सुनसान ही थी। उन खौफनाक पलों में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, इसलिए मैंने उनसे अपना ध्यान भटकाने के लिए रेडियो चलाना सही समझा। पर जब मैंने रेडियो ऑन किया तो उनमें से बस गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, ऐसे मानो कि उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने अपने कांपते हाथों के साथ उस रेडियो को बंद कर दिया और फिर उस आदमी से दोबारा पूछा कि आपको कहाँ उतरना है, क्योंकि उस रास्ते पर अब कई सारे मोड़ आने लगे थे। पर वो हर बार कहता कि यहाँ नहीं, थोड़ा और दूर। मैं डर के मारे चुपचाप ट्रक चला रहा था, जबकि भीतर से मैं टूटने लगा था। हर 2-3 किलोमीटर के बाद जब भी कोई मोड़ आता मैं फिर से पूछता कि क्या यहाँ, पर वो हर बार भारी आवाज में वही कहता, नहीं, थोड़ा आगे। ऐसे ही करते करते अब 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। सफर लंबा था, पर उससे भी ज्यादा लंबा वो डर था जो मेरे अंदर बन चुका था और अंदर समाता जा रहा था। बल्कि मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि मैं इस सफर से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं जब भी उस आईने में देखता मेरा डर फिर से जाग जाता। डर के मारे मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था और मेरी कमीज वो पसीने से भीगकर मेरी पीठ से चिपक गई थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर तो थे, पर वो कांप रहे थे। लेकिन फिर भी मैं ट्रक चलाता रहा, क्योंकि रुकना अब सबसे बड़ा खतरा लगने लगा था। मेरे मन में अजीब विचार आने लगे थे। क्या ये इंसान है भी, या मैं किसी ऐसी शक्ति को ले जा रहा हूँ जो अब कभी नहीं उतरेगा। और फिर ऐसे ही देखते देखते ट्रक के अंदर का माहौल ठंडा पड़ने लगा। मैंने काफी देर से कुछ नहीं कहा था, हालांकि मेरा गला सूख चुका था। पर मैंने फिर से एक बार हिम्मत की और दोबारा उससे पूछा कि आपको कहाँ तक जाना है। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसने अपना सिर उठाया और मेरी ओर देखने लगा। और तब मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। वैसे तो उसका चेहरा उस अंधेरे में साफ नजर नहीं आ रहा था, पर जो चीज मुझे डरा रही थी वो थी उसकी आंखें, जो उस रियरव्यू मिरर के प्रतिबिंब के तरह ही एकदम लाल थी। उसी बीच उसने मुझे देखते हुए भारी आवाज में कहा कि कहा ना, थोड़ा और दूर। उसके भारी गले को सुनकर मेरा दिल बैठ गया, मानो मेरे अंदर से जान निकल गई थी। मैं तब इतना डरा हुआ था कि डर के मारे अब मैं कांप रहा था। और उसी कांपते हालात में मैं मन में यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुझे बचा ले। पर वो रास्ता है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर ऐसे ही चुप्पी भरे आधे घंटों के बाद, जो कि उस समय मुझे कई सदियों के बराबर लग रहा था, उस शख्स ने मुझे रुकने को कहा। उसने मुझे जहां रुकने को बोला वहां एक मोड़ तो था, पर वहां से ना तो कोई घर था ना ही कोई पक्की सड़क। वहां सिर्फ एक जंगल का रास्ता था, जहां देखते हुए वो मुझे कहने लगा कि यहाँ उसे हर रोज आना पड़ता है। क्यों, ये मैंने उससे नहीं पूछा। मैं बस अब उसके ट्रक से उतरने का इंतजार कर रहा था। पर तभी एक और अजीब चीज हुआ। वो ट्रक से उतरकर ट्रक के पिछले वाले हिस्से के तरफ से जंगल की ओर जाने लगा। वैसे तो वो ट्रक के सामने से भी जा सकता था, यानी कि मेरे सामने से,
पर वो पीछे से गया। हालांकि वो जंगल की तरफ मुड़ा तो था, पर वो ट्रक के पिछले हिस्से से बाहर ही नहीं निकला, जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गया हो। पर तब मुझे इस बात का भनक नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ट्रक के पिछले हिस्से से ट्रक पर ही बैठ गया है। इसलिए डर के मारे मैं वहां से तेजी से निकल गया। उस दौरान मुझे पूरे रास्ते यही लग रहा था कि वो आंखें मुझे दोबारा दिखाई देंगी। इसलिए मैं जब तक अपने मंजिल पर नहीं पहुंचा तब तक मैं कांपते हुए ट्रक चला रहा था। मैं तब इतना डरा हुआ था कि जलपाईगुड़ी तक मैं बिना एक पल रुके पहुंचा। उस रात मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी वो अब भी मेरे साथ है। हालांकि आज भी जब कभी मैं NH-31 के उसी रास्ते से गुजरता हूँ तो मैं अनजाने में ही उस रियर व्यू मिरर में देख लेता हूँ, ये देखने के लिए कि वहाँ कोई है तो नहीं, क्योंकि उन लाल खूंखार आंखों ने मेरे अंदर एक अजीब ही डर भर दिया है, एक ऐसा डर जो आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। मैं ये कहानी यूं ही नहीं सुना रहा। ये कोई सपना या कल्पना नहीं है, ये मेरे साथ सच में हुआ था। और आज भी जब उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह तो कांपती है और साथ में आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं एक साधारण सा मछुआरा हूँ। मेरी जिंदगी सादगी से भरी थी। हर सुबह नदी में जाना, जाल डालना और जो भी मछली हाथ लगे उससे पेट पालना। मेरी पत्नी माया वही मेरी सब कुछ थी। पर कुछ साल पहले एक तूफानी रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो नदी तो गई थी, पर वो कभी वापस नहीं लौटी। उस दिन के बाद मैं टूट गया। जिंदगी बस किसी तरह से चल रही थी जब तक वो रात शुरू नहीं हुई। और उसके बाद जो हुआ वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये सब सावन के महीने में अचानक से शुरू हुआ। हालांकि उस दिन बारिश नहीं हो रही थी और मैं रात के वक्त सो ही रहा था कि तभी अचानक से एक आवाज से मेरी नींद टूट गई। वो आवाज किसी चीज के गिरने की थी जो कि मेरी झोपड़ी के अंदर से ही आ रही थी। उसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो मेरे झोपड़ी में है। उस आवाज को सुनकर मैं अपने चटाई से उठा और अपने कमरे से बाहर निकला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। आसपास सब कुछ साफ था और ना ही कुछ घिरा हुआ था। लेकिन मेरे बाहर का बरामदा जो कि मिट्टी का था, वहाँ पर मिट्टी पर साफ गीले पैरों के निशान थे जो बाहर से झोपड़ी के अंदर आए तो थे, लेकिन वो अंदर से बाहर नहीं गए थे। इसमें अजीब बात तो ये थी कि बाहर बारिश ना होने के वजह से वो पूरी तरह से सूखा था। तो ऐसे में आखिर वो गीलापन आया कहाँ से, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर मेरे पूरे झोपड़ी को तलाशने के बाद भी मुझे कोई नहीं मिला। मैंने अपने झोपड़ी से बाहर निकलकर आसपास भी देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर ऐसे ही कुछ देर के बाद ये सोचकर मैं फिर से अपने चटाई पर गया कि झोपड़ी के अंदर कोई नहीं है। पर अंदर ही अंदर एक चिंता बनी हुई थी और वो चिंता किसी चोर को लेकर थी। यानी कि असलियत जो कुछ भी था उससे मैं कोसों दूर था। और फिर यही सिलसिला दोबारा हुआ ठीक उसके अगली ही रात। वो पैरों के निशान फिर से बनाए थे, पर उन पैरों के निशान वाला उसका कोई खबर नहीं था। इसलिए मैंने पिछले रात के तरह ही अपने पूरे झोपड़ी को खंगाल डाला, ये देखने के लिए कि कहीं घर में कोई छुपा तो नहीं। पर मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। इसीलिए इसी बात की चिंता करते हुए
उस रात में सो नहीं पाया और ना ही उसकी अगली रात, क्योंकि तीसरी रात भी ये सब दोबारा हुआ। इसलिए मैंने तय किया कि इस बार मैं सोने का नाटक करूँगा। इसलिए उसकी अगली रात मैंने लालटेन बुझा दी और आंखें बंद करके करवट बदलकर चुपचाप लेटा रहा। फिर रात के तीसरे पहर लगभग 2 या 2:30 बजे मुझे उस चुप्पी में एक आवाज़ सुनाई दी, पर वो आवाज़ किसी के चलने की लग रही थी, जो धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ रही थी। इसलिए मेरी दिल की धड़कनें भी धीरे धीरे तेज होने लगी। पर उसी बीच अचानक मैंने कुछ और भी सुना, एक गाने की गुनगुनाहट, पर वो उतना स्पष्ट नहीं था। पर जब मैं उस शख्स को पकड़ने के लिए पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था, जबकि वो आवाज़ वो मेरे एकदम करीब से आ रहा था। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो गीले पैरों के निशान वो दोबारा बनाए थे। इसलिए इस असंभव चीज को अपने आंखों के सामने होता देखकर मैं डर गया, जो कि अगले कुछ हफ्तों तक जारी रहा। पहले 2 हफ्ते तो मैं बुरी तरह से डरा हुआ था। हर रात वो गीले पैरों के निशान और धीरे धीरे किसी का मेरे करीब आना, ये सब मुझे बहुत डराने लगा था। और उसी बीच वो गुनगुनाहट जो अक्सर सुनाई तो नहीं देती थी, पर एक रात वो गुनगुनाहट थोड़ी तेज हो गई। और फिर उस गुनगुनाहट को सुनने के बाद एक अजीब सा भाव मेरे दिल में उठने लगा। ये भाव डर से थोड़ा अलग था, क्योंकि वो गुनगुनाहट वो बिल्कुल वही थी जो मेरी पत्नी गाया करती थी। उस गुनगुनाहट को हर रात सुनकर मुझे लगने लगा जैसे वो लौट आई है, जैसे वो मेरे आसपास ही है। अब मेरे अंदर डर कम होने लगा था, क्योंकि उसकी मौजूदगी मुझे महसूस होती थी और मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता था। मैं रोज उन पैरों के निशान को देखता, फिर भी कुछ नहीं करता, बस चुपचाप देखता और बैठा रहता। वो आती, वही गाना गुनगुनाती और फिर कुछ देर के बाद चली जाती, पर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता और ना ही कोई बाहर जाता। मैं तब उलझन में था। डर, खुशी और दुख, तीनों भाव का एक अजीब मिश्रण मेरे अंदर घूम रहा था। मैं ये सोचते हुए कभी कभी मुस्कुरा देता था कि शायद मेरी पत्नी वापस आ गई है, लेकिन इसमें जो चीज़ मुझे परेशान कर रही थी वो था ये सवाल कि आखिर वो क्यों वापस लौटी है। ऐसे ही कई सवाल मेरे मन को बेचैन कर रहे थे। इसलिए मैंने आखिरकार एक पुराने तजुर्बेकार ओझा को जाकर सब बताया। शुरू में तो वो चुप थे, फिर बोले कि मेरी बीवी की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और वो इसी वजह से इस दुनिया से जुड़ी हुई है। ये कहकर उस ओझा ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे अपनी बीवी की मुक्ति के लिए एक पूजा करवानी चाहिए। इसीलिए उनके कहने पर मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने अपने पास के गांव के एक पुजारी को संपर्क किया और उनसे अंतिम संस्कार के बाकी रस्में करवाए, जिसमें काली मिट्टी, तुलसी के पत्ते, राख और मेरी पत्नी के कुछ चीजें शामिल थे। ये सब हो जाने के बाद मेरे साथ दोबारा वैसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई पैरों के निशान और ना कोई गुनगुनाहट। मुझे आज भी वो सब याद है, पर उनसे मुझे डर नहीं लगता। बस मन में यही रहता है कि अगर वो आती भी थी तो सिर्फ मुझसे मिलने। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि हरिपत जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।